और अब से 14 दिन के बाद नए साल का आगाज हो जाएगा। वो साल जो देश की राजनीति के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है, क्योंकि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव देश की आने वाली राजनीति की दशा और दिशा तय करेंगे। 3 राज्यों में शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार वाराणसी दौरे पर पहुंचे हैं, जिसे 2024 के चुनावी मिशन की औपचारिक शुरुआत माना जा रहा है। बीजेपी ने 2024 में 400 प्लस सीटें जीतने का टारगेट रखा है, लेकिन सवाल यह है कि यह कैसे मुमकिन होगा? वो कौन से समीकरण हैं, वो कौन से वोटर्स हैं जो बीजेपी को रिकॉर्ड तोड़ जीत दिला सकते हैं? एबीपी न्यूज की कई टीमों ने देश के अलग अलग शहरों से यह सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। 24 से चुनावी गुणा गणित के हर समीकरण का सामने रखती इस रिपोर्ट को आप गौर से देखिए, फिर बात करते हैं। मुमकिन है, हर बार मुमकिन है। 14 में मुमकिन हुआ, 19 में मुमकिन हुआ, क्या 24 में भी मुमकिन होगा? मोदी जी 300 से ज्यादा सीटों के साथ फिर से भारत के तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। देश ने तय कर लिया है कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनाएगा। मोदी है तो मुमकिन है। ये आज देश का हर युवा, देश की हर महिला, देश का हर गरीब इस बात से सहमत हो चुके। पीएम मोदी कहते हैं फिर सत्ता में आएंगे। बीजेपी के नेता कहते हैं 400 से ज्यादा सीटें लाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये कैसे होगा? क्या वाकई बीजेपी लोकसभा चुनाव में इतिहास बनाने वाली है? बीजेपी 400 प्लस सीट जीतना क्यों कंफर्म मान रही है? 2024 में रिकॉर्ड तोड़ जीत को लेकर पीएम मोदी क्यों कॉन्फिडेंट हैं? वो वोटर कौन है जो नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक जनादेश के बाद तीसरी बार देश की सर्वोच्च सत्ता पर विराजमान करवा सकते हैं? जानना चाहते हैं तो पीएम मोदी की उस बात को गौर से सुनिए जो उन्होंने सूरत में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के मौके पर कही। आजकल आप सभी मोदी की गारंटी की चर्चा खूब सुनते होंगे। हाल के दिनों में जो चुनाव नतीजे आए, उसके बाद ये चर्चा और बढ़ गई है। लेकिन सूरत के लोग तो मोदी की गारंटी को बहुत पहले से जानते हैं। यहां के परिश्रमी लोगों ने मोदी की गारंटी को सच्चाई में बदलते देखा है। आप सभी जानते हैं कि बीते 10 वर्षों में भारत 10वें नंबर की आर्थिक ताकत से ऊपर उठकर दुनिया में 5वें नंबर की आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। और अब मोदी ने देश को गारंटी दी है कि अपनी तीसरी पारी में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जरूर शामिल होगा। जी हां, ये गारंटी ही है, प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी, जिसने पिछले कुछ वक्त के दौरान बीजेपी के लिए बड़ा वोट बैंक तैयार कर लिया है। प्रधानमंत्री बनने के 5 महीने बाद देश में हर घर शौचालय स्कीम की शुरुआत की गई। मोदी सरकार की ये पहली महत्वाकांक्षी योजना थी जिसने आम आदमी की जिंदगी बदलने में अहम रोल निभाया। इसके बाद जन धन योजना, आदर्श ग्राम योजना, स्टार्टअप इंडिया, ग्राम ज्योति योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, आयुष्मान भारत, अटल पेंशन योजना और पीएम आवास योजना जैसी तमाम स्कीमें लागू की गई। इन योजनाओं के जरिए समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को साधा गया जो अब बीजेपी के लिए सबसे विश्वसनीय वोटर हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11 करोड़ 31 लाख शौचालय बनाए जा चुके हैं। पीएम जन धन योजना के तहत 50 करोड़ 56 लाख लोगों के खाते खोले जा चुके हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 40 करोड़ से ज्यादा एलईडी बल्ब बांटे जा चुके हैं। मुद्रा योजना में
34 करोड़ 93 लाख लोगों को लोन मिला। पीएम सुरक्षा बीमा योजना में 34 करोड़ 18 लाख से ज्यादा लोगों ने बीमा लिया। पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ 94 लाख से ज्यादा घर बने। पीएम उज्ज्वला योजना में 9 करोड़ 58 लाख से ज्यादा लोगों को गैस कनेक्शन मिला। अटल योजना में 5 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हो चुके हैं। इसके अलावा 9 साल के दौरान सरकार ने आम लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं लागू की। इन्हीं में केंद्र की मुफ्त राशन योजना भी है, जिसे हाल ही में 2028 तक बढ़ा दिया गया है। फ्री राशन स्कीम से देश की 80 करोड़ आबादी सीधे तौर पर जुड़ी है। इन योजनाओं ने आम आदमी की जिंदगी कितनी बदली, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज के संवाददाताओं ने देश के अलग अलग इलाकों का रुख किया। सबसे पहले प्रयागराज चलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा, क्योंकि इस बस्ती के बारे में कभी भी किसी ने सोचा नहीं, और उनके आने से जो भी उनकी योजनाएं हैं, यहाँ की महिलाओं को आज तक ना गैस ना चूल्हा कुछ नहीं मिला, लेकिन उनके आने से हर घर में, काफ़ी घर में गैस चूल्हा ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो रही है। कई लोगों ने 10,000 लोन भी लिया जो बिना ब्याज पे। तो मैं ये चाहता हूँ कि सारी सुविधाएं जो उनके तरफ से मिल रही है वो मिलती रहे। या पहले मैं बहुत परेशानी से खाना बनाती थी, क्योंकि पहले लकड़ी में बनाया, फिर अंगीठी खरीदती थी, कोयला खरीदती थी, और मेरे को सांस की भी तकलीफ है, उससे भी परेशान रहती थी। पर फिर मोदी जी की योजना के द्वारा पता चला कि ये मिल रहा है, ये मिल गया। बहुत बहुत उनको धन्यवाद, उन्होंने दिया हम लोगों को। जैसे गरीबों लोगों के लिए तो 10,000 बहुत मायने रखते हैं। मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि हमको इस योजना का लाभ मिला है, उनके तहत हम अपना काम शुरू कर पा रहे हैं। प्रयागराज में ऐसे कई परिवार मिले जो सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। ऐसा ही किस्सा मुरादाबाद का भी है। घर इफ्तिखार का है, जिनका परिवार पहले बेहद मुफलिसी में किराए के मकान में गुजर बसर कर रहा था, लेकिन अब पीएम आवास योजना से मिला मकान है, उज्ज्वला योजना से मिला गैस चूल्हा है, और खाने के लिए राशन कार्ड से मुफ्त राशन हर महीने मिल जाता है। 3 योजनाओं का प्रधानमंत्री जी की आपको लाभ मिल रहा है, और क्या कहना चाहती हैं प्रधानमंत्री जी से? हमें कार्ड टोर का उसका योजना मिले, जो कार्ड बनना है आयुष्मान कार्ड, उसकी और मिले। हमें 3 की तो मिल चुकी है और मिल रही है, हमें इनकी बहुत एहसान है उनका। अफरोज जी, आप 3 योजनाओं का लाभ उठा रही हैं। चौथी योजना जो आयुष्मान कार्ड वाली है, आप चाहती हैं कि वो भी बने, तो वो नहीं बन पाया आपका? नहीं, वो नहीं बन पा रहा। अच्छा, क्या वजह है? वजह ये है कि 6 लोगों का नाम था, एक लड़के बच्चे का नाम कट गया, लड़की की शादी हो गई ना, यूँ नहीं बननी है वो। अच्छा, बेटी की शादी कर दी तो इसलिए 5 लोग रह गए परिवार में, इसलिए नहीं बन पा रहा है? हाँ, इसीलिए नहीं बन पा रहा। हम यही चाह रहे हैं कि वो हमारा आयुष्मान कार्ड बने, जो हम वो हो जा। प्रधानमंत्री जी की आवास योजना का लाभ मिला है, घर अपना हो गया है, कितनी खुशी होती है और क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, अपना घर तो अपने घर होता है, किराए के घर में तो जैसे भी ज़िंदगी काटी हमने काटी, हमने जो बसर करी, मेहनत करी, पैसे वैसे जोड़े, हमने जगह ली। या हमें पता चला कि मोदी जी की तरफ से ये कॉलोनियाँ मिल रही हैं, तो हमने फार्म भरा। फार्म भर के हमने जब हमें देखा तो हमें ये लाभ मिल गई। बात है कि हमारे बस एक माचिस की तिल्ली लगा और हमने रोटी भी, चाय भी, सब्जी भी, जो भी मतलब मन करा वही बना लिया। सियासी लिहाज से 80 लोकसभा सीटों वाला यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है। जाहिर है लाभार्थियों की संख्या भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, लेकिन सवाल ये है कि योजनाओं का लाभ उठा रहे लोग क्या पीएम मोदी को तीसरी बार सत्ता के शिखर तक पहुंचाएंगे? हमारा जो है का गवर्नमेंट ने मकान बनवाया है, हम अपना वोट उन्हीं को देंगे। आपका वोट बीजेपी को ही जाए? जी जी। प्रधानमंत्री साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने हमारा आवास बनवाया। कैमरा सामने था, लिहाजा जिससे भी बात की गई सभी ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया, लेकिन बीजेपी का 400 प्लस का टारगेट है, लिहाजा वो कोई चांस लेना नहीं चाहती। जानना चाहते हैं कैसे? तो सुनिए। बीजेपी ने 300 कॉल सेंटर तैयार किए हैं। यूपी के हर जिले में एक कॉल सेंटर बनाया गया है। इन सेंटर्स के जरिए 80 करोड़ लाभार्थियों तक संपर्क साधने की तैयारी है। इसके साथ ही 7 करोड़ लोगों को लाभार्थियों की लिस्ट में जोड़ने की तैयारी है। इसके अलावा बीजेपी विकसित भारत संकल्प यात्रा चला रही है, जिसे देश में शुरू किया जा चुका है। एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने 5 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के लिए इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई। ये हमारी ही सरकार है जिसने कोरोना काल में हर गरीब को मुफ्त राशन की योजना शुरू की। ये हमारी ही सरकार है
जिसने कोरोना काल में छोटे उद्योगों को बचाने के लिए लाखों करोड़ रुपए की मदद भेजी। जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी कई बार केंद्र की सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बात कर चुके हैं। इसे लेकर भोपाल के लाभार्थी क्या कहते हैं, अब बारी ये जानने की है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 राज्यों में कर दिया है। इसी बीच में हम लाभार्थियों के पास मौजूद हैं। कागड़ा गांव में जटाल सिंह है, ये विकलांग है। ये कभी इन्होंने उम्मीद नहीं करी थी कि मैं प्रधानमंत्री आवास बना पाऊंगा, और सबसे बड़ी बात है पूरा परिवार इनका विकलांग है। इनको केंद्र की तमाम जो योजनाएं चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हम सीधे इनसे बात करेंगे। जटाल सिंह जी, प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का लाभ मिल रहा है? मिल रहा है साहब, खूब धन्यवाद उनको बार बार देता हूँ मैं। कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैंने मकान बन जाएगा या कोई योजना मिल जाएगी। विकलांग योजना भी मिल रही, पैसा, मकान भी बन गया। अच्छा, मकान बन गया आपका, है ना? जी। कभी सोचा नहीं था आपने? कभी सोचा ही नहीं था। कोठी बनी है ना? कोठी बनी है। गरीबी हटाओ नारा देना एक बात है, लेकिन एक गरीब कहता है कि मेरे घर में गैस का चूल्हा आते ही गरीबी और अमीरी का भेद खत्म हो गया। जब वो कहता है कि मैं पक्के घर में रहने गया, तो मेरा आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि मेरे बच्चे सम्मान के साथ स्कूल कॉलेज में अपने दोस्तों के सामने खड़े रहने लगे। जब उस लाभार्थी के मुंह से सुनते हैं ना, तब पता चलता है चलो भाई जीवन धन्य हो गया, किसी की जिंदगी में बदलाव आ गया। 3 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत के पीछे लाभार्थी वोटर माने जा रहे हैं। सवाल ये है कि लाभार्थियों के जरिए बीजेपी कैसे ऐतिहासिक जीत हासिल कर सकती है। इसे उत्तर प्रदेश से समझा जा सकता है। यूपी की 20 करोड़ आबादी में करीब 15 करोड़ वोटर हैं। माना जाता है कि इनमें से 13 करोड़ केंद्र की योजनाओं के लाभार्थी हैं। 2022 में यूपी में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के पीछे लाभार्थियों को ही माना जा रहा था, लेकिन क्या यही फॉर्मूला 2024 में भी बरकरार रहेगा? 24 के चुनाव में लाभार्थियों की कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है, राजनीति के जानकार बताएंगे। केंद्र सरकार ने एक नई जाति तैयार की। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने अभी बोला कि 4 तरह की जातियां देश में, गरीब है, युवा है, महिला है, किसान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक 5वीं जाति और तैयार की है, वो है लाभार्थी की जाति। और केंद्र सरकार की पिछले 9.5 साल की योजनाओं ने एक बड़ा 28 करोड़ के करीब करीब ऐसा एक फिगर है, जहां एक लाभार्थी वर्ग तैयार किया है। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में इस लाभार्थी की जो वर्ग है, इससे बड़ी जाति कोई नहीं है। और इस जाति का एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो जाहिर है कि 2024 के जब चुनाव होंगे तो ये जो वर्ग है, जिसे केंद्र सरकार की नीतियों से कुछ मिला है, वो उसका हिसाब चुकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को शायद वोट दें। दिल्ली की सत्ता पर हैट्रिक के लिए लाभार्थी कितने लाभदायक होंगे, ये तो चंद महीने बाद ही पता चलेगा। लेकिन 400 प्लस के टारगेट पर काम कर रही बीजेपी की राह इतनी भी आसान नहीं है। 2014 और 2019 में बीजेपी को भले ही ऐतिहासिक जनादेश मिला हो, लेकिन देश के कई बड़े राज्य ऐसे भी हैं जहां बीजेपी का खाता तक नहीं खुला। बीजेपी कश्मीर से लेकर बिहार तक उत्तर भारत की सभी लोकसभा सीटें जीत भी जाती है तो उसको 245 सीटें मिलेंगी, लेकिन ऐसा चमत्कार संभव नहीं। बीजेपी को 400 का आंकड़ा पार करने के लिए उत्तर के साथ दक्षिण में भी जबरदस्त सेंध लगानी पड़ेगी। 400 का आंकड़ा पार करना है तो बीजेपी को केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी 10-10 सीटों की जरूरत होगी। लेकिन ये आसान टास्क नहीं है। केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कुल 118 सीटें हैं। बीजेपी के पास सिर्फ 4 सीटें हैं जो तेलंगाना में मिली थीं। 2019 में कर्नाटक की 28 में से 25 सीटें जीतने वाली बीजेपी को इस बार कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ सकता है। कर्नाटक में बीजेपी का जेडीएस के साथ चुनावी समझौता है। समझौते के तहत 4 सीटें जेडीएस को देनी होंगी, यानी बीजेपी को पूरा दमखम अपने खाते की 24 सीटों पर दिखाना होगा, जो आसान नहीं है, क्योंकि कर्नाटक की सत्ता बदलने के बाद राज्य की राजनीति में कांग्रेस की दखल बढ़ी है। ठीक इसी तरह देश के पूर्वी छोर पर भी बीजेपी के पास मौके कम, चुनौतियां ज्यादा हैं। मसलन बीजेपी के पास ओडिशा में
केवल 8 लोकसभा सांसद हैं। बंगाल में भी बीजेपी को अपने पुराने रिकॉर्ड 19 सीटों से आगे बढ़ने की जरूरत होगी। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। पूर्वोत्तर के राज्यों की कुल 25 लोकसभा सीटों में से अभी तक बीजेपी 11 सीटों पर काबिज है। 400 का आंकड़ा पार करने के लिए बीजेपी को सभी 25 सीटें जीतनी होंगी। इसके अलावा बीजेपी को खुद गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीटों को विपक्ष के हाथों में जाने से बचाना होगा। यहाँ एक बात और समझना जरूरी है कि 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी। अगर 2024 के चुनाव में वो अपनी 10% सीटें भी बढ़ा लेती है तो माना जाएगा कि मोदी मैजिक चल चुका। लेकिन इसके लिए उसे कर्नाटक के अलावे दक्षिण भारत राज्यों में 70 सीटें जीतनी होंगी। ये कैसे होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें वाराणसी की हैं, लेकिन इसका संबंध कहीं न कहीं देश के दक्षिण से भी जुड़ता है। वाराणसी में रोड शो के अलावा पीएम मोदी ने नमो घाट पर काशी तमिल संगमम का उद्घाटन भी किया। ये लगातार दूसरा साल है जब काशी तमिल संगमम का आयोजन हो रहा है। अब सवाल ये है कि इन सब का 24 के चुनाव से क्या लेना है? जवाब ऐसे समझिए। चुनावी लिहाज से तमिलनाडु दक्षिण का सबसे बड़ा राज्य है। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी को दक्षिण भारत से लोकसभा की करीब 30 सीटों पर जीत मिली थी, जिसमें अकेले कर्नाटक से 25 सीटें मिली थी। बीजेपी इस बार भी ये रिकॉर्ड बरकरार रखना चाहती है, इसलिए तमिलनाडु पर फोकस कर रही है। साथ ही 2 जनवरी 2024 को पीएम मोदी का केरल में मेगा शो होना है, जिसमें अलग अलग राज्यों से 2 लाख से भी ज्यादा महिलाओं के शामिल होने की उम्मीद है। जाहिर है 24 की चुनौती से निपटने के लिए बीजेपी कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती, लेकिन 400 प्लस का आंकड़ा पार होगा कि नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। इतना जरूर है कि उत्तर भारत के 3 राज्यों में सत्ता हासिल करने के बाद बीजेपी उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम को साधने के लिए मिशन मोड में आ चुकी है। देखिए 2024 के लिए बीजेपी ने जहां 400 प्लस का टारगेट रखा है, तो वहीं बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। 2 दिन के बाद यानी कि 19 दिसंबर को दिल्ली में इंडी अलायंस की अहम बैठक होने वाली है। इंडिया गठबंधन की यह चौथी बैठक होगी। अभी तक बैठक का एजेंडा आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया, लेकिन यह माना जा रहा है कि सीटों का बंटवारा मुख्य मुद्दा होगा। लेकिन इससे पहले गठबंधन में एक बार फिर से तकरार सामने आ चुकी है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब की सभी सीटों पर दावा ठोक दिया है। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस मान जाएगी? ये रिपोर्ट देखिए। अभी लोकसभा के अंदर चुनाव आ रहे हैं। 13 सीट पंजाब की है और 1 सीट चंडीगढ़ की है। मेरा दिल कहता है जिस तरह से अभी पंजाब के अंदर घर घर के अंदर खुशी छाई हुई है, किसी का बिजली का बिल बंद हो गया, किसी के बच्चे का एडमिशन हो गया, कोई तीर्थ यात्रा में चला गया, किसी का बिना रिश्वत काम होने लग गया, सारे हर आदमी को फायदा हो रहा है पंजाब के अंदर। 13 की 13 सीट आप आम आदमी पार्टी को दीजिएगा, हमारे हाथ मजबूत कीजिएगा। अरविंद केजरीवाल ने ये बात पंजाब में कही, लेकिन उनके इस बयान ने 2 दिन बाद दिल्ली में जुटने वाले इंडिया अलायंस के नेताओं को टेंशन दे दी है। अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान बठिंडा पहुंचे थे। सरकारी स्कीमों को लेकर खुद की सरकार की पीठ थपथपाई तो कांग्रेस पर भी तीखा हमला करने में देर नहीं की। पूरे पंजाब में किसी के पास चले जाओ, उनसे पूछो अकाली दल ने इतने साल राज किया पंजाब के अंदर, क्या काम किया? एक काम बता दो। मैं आज यहाँ चैलेंज कर रहा हूँ, इतने लाखों लोग बैठे हैं आज यहाँ पे, एक काम बता दो कांग्रेस वालों ने कोई काम किया हो 75 साल में। और भाई साहब सड़क के बाहर निकल जाओ, किसी से पूछ लो भगवंत मान साहब ने पिछले 1.5 साल में कहा क्या क्या काम किया, इतने काम गिना देंगे लोग, इतने काम गिना देंगे। सबसे बड़ा काम किया, बिजली मुफ्त कर दी। हुई कि नहीं हुई बिजली मुफ्त? इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने करप्शन का इल्जाम लगाते हुए भी कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अकालियों की सरकार में बिना पैसे के नौकरी मिलती थी? कांग्रेस की सरकार में कभी बिना पैसे के, बिना सिफारिश के नौकरी मिलती थी? अब सारी नौकरियां बिना सिफारिश के, बिना पैसे के मिल रही हैं।
मेरिट पे मिल रही हैं, अपने आप मिल रही हैं। जो लायक बंदा है, लायक बच्चा, उसको नौकरी मिल रही है। कोई पैसा नहीं देना, कोई सिफारिश नहीं करानी, किसी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, किसी दलाल के पास नहीं जाना, सारी नौकरियां बिना सिफारिश के मिल रही है। अरविंद केजरीवाल का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब दिल्ली में इंडिया अलायंस की तीसरी बैठक होने वाली है। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर टकराव बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। 2019 में कांग्रेस ने 13 में से 8 सीटें जीती थी, जबकि आम आदमी पार्टी को तब सिर्फ 1 सीट मिली थी। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की सभी 13 सीटों पर दावेदारी पेश कर दी है। आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। ऐसे में पंजाब में सीटों का बंटवारा कैसे होगा, इस पर सवाल उठने लगे हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों को लेकर तनातनी किसी से छिपी नहीं है। वैसे सूत्रों का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 270 सीटें कांग्रेस के पास रहेंगी, जबकि 270 सीटें अन्य सहयोगी दलों को देने की तैयारी है। लेकिन सिर्फ पंजाब ही नहीं, बल्कि केरल की 20, बंगाल की 42 और दिल्ली की 7 सीटों के बंटवारे को लेकर भी आम सहमति बनाने के लिए जद्दोजहद करनी होगी। पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सहमति के लिए पूरी ताकत झोंकनी पड़ सकती है। इन 4 राज्यों में लोकसभा की 82 सीटें हैं। फिलहाल सबकी नजरें 19 दिसंबर को होने वाली मीटिंग पर हैं। मीटिंग में ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और नीतीश कुमार की मौजूदगी तय मानी जा रही है। सीट शेयरिंग के अलावा कई अहम मुद्दों पर सहमति बन सकती है। सभी दलों की संयुक्त चुनावी रैली पर भी बात बन सकती है। लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल के बयान से सियासत गरमाना तय है। ब्रह्मांड की कोई ताकत अब जम्मू कश्मीर में 370 की वापसी नहीं करा सकती। ये शब्द हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। प्रिंट मीडिया को दिए गए अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि अब कश्मीर की पहचान से 370 का कोई वास्ता नहीं है। कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी के मिशन कश्मीर पर मुहर लगाई। नरेंद्र मोदी ने एक युवा प्रचारक के तौर पर जो सपना देखा, आज वो हकीकत है। ये कैसे मुमकिन हुआ? राष्ट्र के संकल्प को मोदी ने खुद के जीवन का मकसद क्यों बनाया? आज एबीपी न्यूज पर हम आपको नरेंद्र मोदी की इस असाधारण यात्रा और अटल संकल्प के उस साक्षी से मिलवाएंगे जो नरेंद्र मोदी के कश्मीर वाले दोस्त हैं। वो कश्मीरी मुसलमान जो सबसे पहले नरेंद्र मोदी के मिशन कश्मीर से जुड़े थे। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, किसने अपनी माँ का दूध पिया है वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए। 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा। लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी माँ का दूध पिया। चौबीस जनवरी 1992 जम्मू कश्मीर। कन्याकुमारी से शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी की एकता यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर थी। मकसद था 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराना। ये वो दौर था जब कश्मीर आतंक और अलगाववाद की भट्ठी में सुलग रहा था। घरों में तो छोड़िए, बाजार में भी तिरंगा नहीं मिलता था। आतंकी संगठनों और पाकिस्तान को भी बीजेपी की एकता यात्रा की पूरी खबर थी। कश्मीर की गली नुक्कड़ पर आतंकियों ने धमकी भरे पोस्टर लगा दिए। लिखा था, जिसने अपनी मां का दूध पिया है वो लाल चौक पर तिरंगा फहरा कर दिखाए। उस पोस्टर पर उस शख्स की भी नजर पड़ी जो एकता यात्रा को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। 26 जनवरी से 2 दिन पहले आतंक के साए में एक दहाड़ गूंजी। ये दहाड़ 42 साल के उस कोऑर्डिनेटर की थी जिसका नाम था नरेंद्र मोदी। आतंकवादियों को परेशान करके रखा है। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा
किसने अपनी माँ का दूध पिया है वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी माँ का दूध पिया। नरेंद्र मोदी के इस भाषण को मोहम्मद अशरफ आजाद नाम का एक कश्मीरी बड़े अचंभे से सुन रहा था। टेरर जोन में इतनी निडर आवाज सुनकर, इतना बेखौफ अंदाज देखकर मोहम्मद अशरफ को एहसास हो गया कि अगर कश्मीर से कोई अनुच्छेद 370 हटा सकता है तो वो है नरेंद्र मोदी। जब ये यूथ से मिला, गर्ल्स से मिला, ओल्ड एज इंसानों से मिला, तो जब ये जाते जाते एयरपोर्ट पे इसने बोला कि आजाद साहब मुझे लगता है सबसे बड़ी बीमारी है यहाँ आर्टिकल 370, अल्लाह से दुआ करो मुझे वो शक्ति दे ताकि मैं यहाँ का ये दर्द, ये बीमारी दूर करूं। तो इसके एक दम था, एक तजुर्बा था, ये निकला था। तो इसलिए मुझे लगा है कि यही कुछ न कुछ कश्मीर में अच्छा ही करेगा। ये जानकर आप चौंक जाएंगे कि अनुच्छेद 370 का गेम ओवर करने में मोहम्मद अशरफ का बहुत बड़ा रोल है। माना जाता है कि इन्हीं के फीडबैक पर पीएम मोदी ने 370 को इतिहास बना देने वाला ऐतिहासिक फैसला लिया। कश्मीर के एक मुसलमान ने कैसे मोदी के मन में जगह बनाई, किस तरह मोहम्मद अशरफ मोदी के पक्के दोस्त बन गए और कैसे मोहम्मद अशरफ की वजह से मोदी ने वो ऐतिहासिक फैसला किया, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि 26 जनवरी 1992 को लाल चौक पर क्या हुआ। 26 जनवरी 1992 को वही हुआ जो नरेंद्र मोदी ने कहा था। 15 मिनट तक पार्टी के महासचिव मुरली मनोहर जोशी के साथ नरेंद्र मोदी लाल चौक पर थे। मिलिटेंट रॉकेट फायर कर रहे थे। गोलियों की गनगरज और बम के धमाकों के बीच लाल चौक पर तिरंगा फहराया गया। निहत्थी भीड़ का भी आक्रोश चरम पर था। कुछ लोग नारे लगा रहे थे कि कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है। ये सुनकर जोशी और मोदी ने जवाब दिया कि पाकिस्तान के बिना हिंदुस्तान अधूरा है। 26 जनवरी 1992 का वो ऐतिहासिक लम्हा आज भी मोहम्मद अशरफ की आंखों में कैद है। सब कुछ अशरफ को याद है। अशरफ को उसी वक्त लग गया था कि नरेंद्र मोदी जो बोल रहे थे वो राजनीतिक भाषण नहीं था, एक स्वयंसेवक का सपना था, एक राष्ट्रभक्त का संकल्प था और एक हिंदुस्तानी की अमोघ हुंकार थी। नरेंद्र मोदी का ऐसा जादू अशरफ पर चला कि उन्होंने फौरन बीजेपी की सदस्यता ले ली, वो भी उस दौर में जब भारत का नाम लेने पर ही कश्मीर में सिर में गोली मार दी जाती थी। देखिए, बीजेपी में जब मैंने नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई है तो मैंने मन बनाया नहीं, एक सही उस्ताद मुझे मिला। तो जब उन्होंने बोला अगर चाहा भगवान ने तो मैं इस बीमारी का इलाज ढूंढूंगा, कश्मीर भी जन्नत बन जाएगा और सही पर, तो मैंने ये ठान लिया नहीं, मैं बीजेपी में ही रहूंगा और इसके साथ ही चलूंगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी 7 अक्टूबर 2001 से भारत की राजनीति में नरेंद्र मोदी के नाम का अध्याय जुड़ा। उस रोज मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अनुच्छेद 370 को हटाने का मोहम्मद अशरफ से किया वादा मोदी को याद था, लेकिन वो जानते थे कि चुनौती बहुत बड़ी है और मंजिल बहुत दूर। सहारा दो ही चीजों का था, धैर्य और पुरुषार्थ का। मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण कर लीदा से 18 साल बाद वो वक्त भी आया, मोदी का संकल्प सिद्ध हो गया। जनसंघ और बीजेपी के साथ साथ मोहम्मद अशरफ का भी सपना पूरा हुआ। मोदी के सबसे भरोसेमंद सिपाही ने देश की संसद से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने का ऐलान कर दिया।
जम्मू कश्मीर में एक लंबे रक्तपात भरे युग का अंत धारा 370 के समाप्त होने से होगा। और मुझे भरोसा है कि कुछ ही दिनों में हम हंसता डोलता खेलता कश्मीर देखेंगे। इसके बाद तो देश की सियासत में जलजला उठ गया। जिन हाथों में सालों तक कश्मीर की कमान थी, वो नरेंद्र मोदी के क्रांतिकारी फैसले को लगातार चुनौती दे रहे थे। ये वो लोग थे जो कुछ रोज पहले तक मोदी का नाम लेकर ललकार रहे थे, झेलम और चिनाब को खून से लाल कर देने की धमकी दे रहे थे। Whatever is to be done, we'll do that. मैंने तो खून की बात की। मैंने कहा अगर इस बार लीडर्स को अपना खून देने की जरूरत पड़ेगी, महबूबा मुफ्ती विल बी द फर्स्ट वन टू डू इट। अब मोदी साहब क्या कर लेंगे? अब 370 की बात करते हैं। वो कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो 370 को नहीं छोड़ सकते। नरेंद्र मोदी ने ये सब सुना लेकिन जवाब नहीं दिया। मोदी को जो करना था वो कर चुके थे। पड़ोसी मुल्क में सेना, सरकार और आतंक के सरगना सबके होश उड़ गए। जो पाकिस्तान कश्मीर पर बुरी नजर रखता था, उसे पीओके बचाना भी मुश्किल लगने लगा। इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक या कुछ भी हमारे साथ करता है, तो क्या हम इस पोजीशन में हैं कि हम कुछ ना कुछ बर्दाश्त कर पाएंगे? वो नहीं करेगा, उसको जरूरत ही नहीं है। आप बेफिक्र हो जाएं, उनको जरूरत ही नहीं पड़ी। उनको पता है ये भूखे मर रहे हैं, इनको जरूरत, हमें मारने की जरूरत ही नहीं है। वो कश्मीर छोड़ो यार, उसने आजाद होना होगा, हो जाएगा। तुम अपना मुल्क तो पहले ठीक कर लो यार। कश्मीर में हम ना गुलाम हो जाए। बिल्कुल ऐसी गुलाम तो हैं हम, हो क्या जाए। देश के बाहर चिंता थी तो देश के अंदर मोदी को घेरने में बड़े बड़े दल एक हो गए। 370 के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो गई। केंद्र सरकार के खिलाफ 23 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची। 11 दिसंबर 2023 को चीफ जस्टिस समेत 5 जजों की बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। Restoration of statehood shall take place at the earliest and as soon as possible. 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला लिया था। इस फैसले के 4 साल 4 महीने और 6 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े फैसले में कहा है कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था और उसको हटाने का सरकार का फैसला बिल्कुल सही था। अपने 476 पेज के इस फैसले में कोर्ट ने यह भी कहा है कि कश्मीर में भारत का कानून चलेगा। ये फैसला नरेंद्र मोदी के मिशन कश्मीर पर सुप्रीम मुहर है और मोहम्मद अशरफ जैसे कश्मीरियों के लिए जीवन का सबसे बड़ा लम्हा। दोस्त मोदी से जिस तोहफे की ख्वाहिश थी, वो अशरफ को अब हासिल है। तोहफा उन्नत कश्मीर का, तोहफा कामयाब कश्मीर का, तोहफा भारत के कश्मीर का। जब नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बना है, कश्मीरी अवाम, कश्मीरी यूथ के लिए दिल भी हाजिर है उनके लिए, और खजान भी उनके लिए खुला है। दिल भी खुला और खजान भी खुला और दिमाग भी खुला। यही सबसे बड़ी बात है। उसी पे चला है मुल्क का प्रधानमंत्री जी। उसने दिल भी खुला रखा है, खजाना भी खुला रखा है और आंखें भी खुला रखा है कश्मीरी नौजवानों के लिए। यही सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। 1993 में नरेंद्र मोदी बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी थे और जम्मू कश्मीर में होने वाले असेंबली इलेक्शन के लिए मोदी को ऑब्जर्वर बनाया गया था। आतंकियों की खुली धमकी के बावजूद मोदी ने पूरे कश्मीर का दौरा किया, कई दिनों तक कश्मीर में रहे, उन्हें मेन स्ट्रीम से जोड़ने के रास्ते बताए, यकीन दिलाया कि एक दिन कश्मीर 370 नाम की बेड़ी से आजाद होगा। मोदी ने वो करके दिखाया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। आइए मोदी के कश्मीर कनेक्शन की एक और अनकही दास्तां आपको सुनाते हैं। 9 मई 1999, करगिल, लद्दाख। घुसपैठ और अटैक की थ्योरी पर मुहर लग गई। श्रीनगर से 204 किलोमीटर दूर पूरब में भारतीय सेना के ठिकाने पर पाकिस्तान ने जबरदस्त गोलाबारी की। बॉर्डर पर जंग छिड़ गई। प्लान परवेज मुशर्रफ ने बनाया और करगिल की चोटियों से आतंकियों के साथ पाकिस्तानी सेना ने हमला शुरू कर दिया। इसके बाद जो हुआ, वैसा रण कौशल और पराक्रम अब तक किसी ने नहीं देखा।
जिस जंग में टिके रहना भी मुश्किल था, हमले का जवाब देने के लिए तैयारी भी मुकम्मिल न थी, उस वॉर जोन में परम वीरों ने पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला दिया। जंग के बीच नरेंद्र मोदी भी वॉर जोन में गए थे, तब वो संगठन में राष्ट्रीय महासचिव थे। आगे का किस्सा खुद नरेंद्र मोदी से सुनिए। मैं कारगिल पहले भी आया हूँ, आज तो जब मैं आया तो मैं तालियों की गड़गड़ाहट सुन रहा हूँ, लेकिन पहले तब भी आया था जब बम, बंदूक और पिस्तौल की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं देख रहा था कि सेना के जवान जो लड़ाई लड़ रहे थे, उनको जितनी मदद, जितना सहयोग आप नागरिकों की तरफ से मिलता था, और जिसके कारण उनका हौसला इतना बुलंद रहता था, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये कारगिल के मैदान में मौजूदगी का ही असर था, जिसकी वजह से मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ इतनी सख्त नीति अपनाई। आज पाकिस्तान की सरकार भारत से बात करने का बहाना ढूंढ रही है, दोस्ती के लिए गिड़गिड़ा रही है, लेकिन प्रधान अटल हैं। पाकिस्तान और भारत की जो खासकर मोदी साहब की, उनकी और इनकी पॉलिसी क्यों नहीं मिलते हैं। मोदी साहब पाकिस्तान को भी बोलता पहले ध्यान दे दो अपने अवाम के ऊपर, गरीब अवाम के ऊपर, उनका हक मत छीनो, ज्यादा कंट्रोल फौज को मत दे दो, बिल्कुल जाओ अवाम के पास। पाकिस्तानी अवाम गरीब है, उनको खाने के लिए कुछ नहीं, पहले उनका सोचो, फिर हमसे बात करो। दिवाली के जिस त्योहार पर परिवार एकजुट होता है, लोग छुट्टियां लेकर घर जाते हैं, रोशनी के उस महापर्व पर नरेंद्र मोदी शूरवीरों के बीच होते हैं। ये तो मोदी नीति का वो पहलू है जो दुनिया जानती है। अब हम आपको नरेंद्र मोदी के मिशन कश्मीर से जुड़ा वो सत्य और तथ्य बताने जा रहे हैं जो आपको चौंका देगा। आर्टिकल 370 खत्म होने से पहले नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री 18 बार जम्मू कश्मीर पहुंचे, जिसमें से चुनावी दौरे सिर्फ 7 थे। मोदी के पहले कार्यकाल में केंद्रीय मंत्रियों ने कुल 149 कश्मीर दौरे किए। मोदी राज में बदलते कश्मीर को 2 तस्वीरों से समझना है तो इससे बड़ी नजीर नहीं। दिसंबर 2017 में जो लड़की सुरक्षा बलों पर पत्थर बरसा रही थी, वो आज देश की मशहूर फुटबॉलर है, नाम है अफशान आशिक। जब नरेंद्र मोदी कोरोना काल में फिट इंडिया मूवमेंट की पहली एनिवर्सरी पर विराट कोहली से बात कर रहे थे, तब उस चर्चा में अफशान आशिक भी शामिल थी।